नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, समय के साथ सब बदलता रहता है। यानी राजनीति समय के पहिए के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसकी बयार अभी से बहनी शुरू हो गई है। अब देखिए, जेडीयू के नीतीश और आरजेडी के लालू बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन बिहार के मुखिया जीतन राम मांझी उसे अच्छे लगते हैं। आखिर क्या है बीजेपी का मांझी प्रेम? आज हम इसी का करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही बात होगी सीएम मांझी के उन बयानों की जो बिहार की सियासी फिल्म को मनमोहन देसाई की फिल्मों से भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। साथ ही हम बात करेंगे निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों की, जिन पर बीजेपी की नजर है, और जेपीएससी का भी करेंगे डीएनए टेस्ट। और अब खबरों के डीएनए की बारी। राजनीति में तारीफ के भी बड़े मायने हैं। खासकर तारीफ कोई विरोधी दल का व्यक्ति करे तो ध्यान उस ओर जाता ही है। अब देखिए, पटना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती आई, सीएम मांझी से मिली। हालांकि मुलाकात सियासी नहीं थी बल्कि सरकारी थी, लेकिन मुलाकात के दौरान जो बात हुई उसके बड़े सियासी मायने हैं। राजनीति के समंदर में लहरों से टकराते मांझी इस बार गंगा को लेकर चर्चा में हैं। उमा भारती केंद्र का संदेश लेकर आईं, तो मांझी एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गए। 25 जनवरी को बीजेपी की तारीफ के बाद जेडीयू के मांझी ने फिर संकेत दिए कि उन्हें बीजेपी का किनारा भी पसंद है। बाढ़ की समस्या पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन मंत्री मांझी से मिली, तो तारीफ के पुल मुख्यमंत्री ने खूब बांधे। उमा जी जो भावना दिखलाई है, कार्य के प्रति सेंटिमेंट है काम करने का, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। गंगा के मसले पर मांझी ने राजनीतिक लाइन को श्रद्धांजलि दे दी। केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाकर नीतीश आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो मांझी केंद्र की तारीफ में ही एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने उमा भारती के प्रयास को सराहने का कोई मौका नहीं गंवाया। केंद्र राज्य का संबंध बंद कमरे से बाहर खुलकर दिखा। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है, और इसीलिए हम उनको स्वागत भी किया और इन सब भावनाओं के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। एक अन्य मार्ग पर उमा भारती मांझी से मिली, तो विचारों की एकता का संगम भी दिखा। मांझी के लिए संदेहास्पद सहानुभूति रखने वाली बीजेपी ने मोदी और मांझी के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश की। मांझी की गरीबी और जाति दोनों में उसे नरेंद्र मोदी की झलक दिख रही है। राज्य और केंद्र को मिलकर के विकास के लिए काम करना चाहिए। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही हैं उन बातों के लिए हमें संशोधन भी करने पड़े तो हम संशोधन करेंगे, और बिहार को हम बाढ़ और सुखाड़ दोनों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करेंगे। बिहार को बाढ़ की त्रासदी से मुक्त करने के बहाने बीजेपी मांझी को राहत देने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि बीजेपी के इस राहत शिविर में क्या मांझी भी रहना चाहेंगे? ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी विरोधियों के लिए इस समय हॉट केक बने हुए हैं। बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और कांग्रेस मांझी पर डोरे डाल रही है। केंद्रीय मंत्री लगातार सीएम मांझी से मिल रहे हैं। रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह पहले सीएम मांझी से मिल चुके हैं और वो भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी सीएम मांझी से मुलाकात की। पहले के मंत्रियों की तरह ये मुलाकात भी सरकारी थी, लेकिन उमा भारती ने जिस तरह से मांझी की तारीफ में कसीदे कढ़े, उससे ये मुलाकात सरकारी से ज्यादा सियासी हो गई। सियासी इसलिए क्योंकि उमा भारती ने न सिर्फ मांझी के काम की तारीफ की, बल्कि उन्हें गरीबों का मसीहा तक बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम करने के एक मामले में वे एक आदर्श उदाहरण हैं, यानी बीजेपी के लिए मांझी अच्छे हैं। उमा भारती की तारीफ के बाद सवाल ये उठता है कि क्या मांझी पर बीजेपी की नजर है? इस बात को बल इसलिए मिलता है क्योंकि सीएम मांझी की बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री लगातार तारीफ कर रहे हैं। खास बात यह है कि विरोधी पार्टी के नेता ऐसे समय में तारीफ कर रहे हैं जब मांझी जेडीयू में लगातार एक गुट के निशाने पर हैं। कोई काम को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई उनकी नीयत को लेकर। हालांकि बिहार बीजेपी में भी कई हैं जो मांझी पर निशाना साधते रहते हैं। सुशील कुमार मोदी उसी में से एक है। मोदी ने मांझी के संपत्ति के गलत ब्यौरा देने का मामला उठाया था, जिसे जेडीयू में मांझी विरोधी लोगों ने हाथों हाथ लिया था। अब सवाल उठता है कि क्या मांझी को लेकर बीजेपी में स्थिति साफ नहीं है? अगर स्थिति साफ नहीं है तो इस तारीफ के क्या मायने?
जिस तरह से बिहार की राजनीति मांझी के इर्द गिर्द घूम रही है, उससे साफ है मांझी का कद बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरी खबर का डीएनए। सोमवार दोपहर सीएम मांझी ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती की तारीफ की। इसी से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन शाम को जब उनसे अधिकारियों के तबादले पर कैबिनेट सहयोगियों के हमले पर सवाल पूछा गया तो सीएम मांझी ने कहा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए तबादला कर दिया गया। क्या उनका है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमने सोचा है और कहा कि जिस विभाग में काम थोड़ा सा प्रगति में नहीं है तो एक अच्छा अफसर को लगाने के लिए हम प्रयास वहाँ पर किया है। अब उन्होंने अगर हमसे कहा होता कि ऐसा न कीजिए या ये कहा होता कि वो अफसर अच्छा नहीं कर रहा है तो हम जरूर विचार करते, लेकिन निर्माण के काम से संतुष्ट नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर हम रिजल्ट नहीं पा रहे थे और रिजल्ट पाने के लिए हमने वैसा किया। सीएम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर पूछे सवाल पर भी जवाब दिया। जब सीएम मांझी से पूछा गया कि क्या नीतीश दोबारा सत्ता की कमान थामने जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है, वो इस मसले पर सार्वजनिक मंच पर नहीं, विधायक दल की बैठक में अपनी राय देंगे। अब ये तो लेजिस्लेचर पार्टी की बात है, लेजिस्लेचर पार्टी में बैठेंगे, विचार होगा तो देखा जाएगा। पहले कैसे कहा दे इस चीज को? आपका क्या विचार है? आपने कोई बैठक बुलाई है इसके लिए विधायक? क्या विधायक दल की कोई बैठक के लिए आपने कोई योजना तैयार की है? वो तो 20 फरवरी से हम लोगों का विधानसभा सत्र आरंभ हो रहा है, तो स्वाभाविक है 20 को हो या 21, 22 में 23 को हो, 2 दिन में कहीं भी तो विधायक दल की बैठक होनी ही होनी है। ये दबाव आपको लगता है सही होगा? कोई दबाव नहीं है। दबाव क्या है? दबाव है इच्छा है लोगों पर। अगर मान लीजिए कि किसी के काम से कोई असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट है, तो विधायक दल के बैठक में ये सब तय हो जाएगा। आपकी क्या इच्छा? सीएम जीतन राम मांझी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के हमले का जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारियों का तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। मांझी ने कैबिनेट सहयोगियों के सवाल का जवाब देकर जता दिया है कि वो कमजोर नहीं हैं। अगर विरोध होगा तो वो जवाब भी देंगे। साथ ही ये भी जता दिया है कि वे किसी के दबाव में आकर काम नहीं करने वाले। मांझी का 2 टूक जेडीयू के उन लोगों के लिए जवाब है जो लगातार उन पर हमला बोल रहे थे। साथ ही नीतीश कुमार के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के विषय में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हैं। मांझी कई मौकों पर खुद को भी दावेदार बताने से नहीं चुके हैं, दलितों से एक होने का आह्वान भी करते रहे हैं। और अब जब एक बार फिर सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश ही अगले नेता होंगे, तो देखिए इस पर मांझी ने विधायक दल की बात कह अपनी ताकत का एहसास करा दिया। हम ताकत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब कभी सवाल पूछे गए तो नीतीश को सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता कहने में मांझी देर नहीं करते थे। तो क्या ये माना जाए मांझी अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो जेडीयू में नीतीश को चुनौती दे पाएंगे? इसी तरीके से खबरों का डीएनए हम करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बीजेपी की नजर नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों पर है और इसके लिए बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर एक बहस छेड़ दी है। बीजेपी कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो दलीय आधार पर चुनाव होगा। जेडीयू विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि बिना किसी दल के दायरे में रहकर प्रतिनिधि बेहतर काम कर रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। बिहार में मिशन 185 प्लस को पूरा करने में बीजेपी जुट गई है। पार्टी ने इसके लिए माइक्रो लेवल पर काम भी शुरू कर दिया है। खास रणनीति के तहत बीजेपी नगर निगम और पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में शामिल भी करा रही है। आने वाले समय में पटना नगर निगम के कई वार्ड पार्षद बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। जो पार्षद होते हैं वो जमीनी लोगों से जुड़े रहते हैं, उनकी पहुंच आम लोगों तक। तो अगर नगर निगम के पार्षद भाजपा में मिलते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को एक अलग मजबूती प्रदान मिलेगी, मजबूती एक अलग शक्ति प्रदान होगी और उसको आने वाले जो चुनाव है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पार्षदों का होगा।
बीजेपी के संपर्क में रहने वाले वार्ड पार्षदों ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग की है। दल के साथ रहना जरूरी है। ऐसे तो दलगत नीति से ही चुनाव होना चाहिए। पार्टी विशेष पे चुनाव होता है जैसे और शहरों में होता है, वैसे अगर पटना का नगर निगम का भी अगर चुनाव होता ज़्यादा बेहतर था। जब पार्षदों ने दलीय आधार पर चुनाव करने की सिफारिश की तो पार्टी का हौसला और बढ़ गया। पार्टी ने तत्काल घोषणा कर दी कि अगर बिहार में उसकी सरकार बनी तो निकाय से लेकर पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होंगे। स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, वार्ड के हों चाहे पंचायत के, वो दल के आधार पर होने चाहिए। लेकिन उस वक्त की सरकार इस निर्णय को नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि ऐसे सभी चुनाव दलीय आधार पर हों। क्या भाजपा की सरकार बनी तो दलीय आधार पर होगा? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी तो हम लोग इसको दलीय आधार पर कराने का प्रयास करेंगे। बीजेपी में वार्ड पार्षदों के शामिल होने की प्रक्रिया को जेडीयू सामान्य बात कह रही है, वहीं दलीय आधार पर चुनाव कराने की बात को वो सिरे से खारिज भी कर रही है। अगर दलगत राजनीति के बगैर महिलाओं का सशक्तिकरण हो सका है, स्थानीय निकायों की राजनीति में समाज के उपेक्षित तबकों को उनका हक मिल चुका है, मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्मूले में बदलाव की कोई जरूरत है। विपक्ष बीजेपी की इस रणनीति को भले ही खारिज करे, लेकिन ये सच्चाई है। बीजेपी मिशन 185+ तक पहुंचने के लिए खास रणनीति के तहत काम कर रही है। देखना है वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। बिहार में बीजेपी संगठन विस्तार पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका लक्ष्य 185+ है। इस लक्ष्य को तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक बूथ स्तर पर उसकी पकड़ न हो। अगर बीजेपी निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल कराने की बात कह रही है और उन्हें अधिकार देने की बात कह रही है, तो ये साफ है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में रणनीति के तहत उतर रही है। क्योंकि अगर पार्टी पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है तो लक्ष्य को पा सकती है। हालांकि बीजेपी के इस राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि आसान नहीं है कि सभी पंचायत प्रतिनिधि उसको समर्थन दें और उसकी नीतियों से प्रभावित हों। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी की पकड़ गांवों तक है? इसका सीधा जवाब है, अब भी बीजेपी को शहर की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि गांवों में खासकर वहां जहां बीजेपी के खिलाफ जातीय समीकरण नहीं फिट बैठता हो, वहां जीतना उसका मुश्किल होगा। क्योंकि बिहार में अब तक का जो ट्रेंड है उसके मुताबिक जीत के लिए जातीय समीकरण को साधना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बीजेपी निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों पर डोरे डाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंचायतों के मुखिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में बिहार मुखिया संघ की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुखिया चुनाव लड़ेंगे। साथ ही इन लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। विधान परिषद का सदस्य बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, यह हमारा सोच नहीं है। हमारा एक ही सोच है, जब पंचायती राज के दुर्दशा और पंचायत प्रतिनिधियों को जो सम्मान चाहिए, वह सम्मान दिलाने के लिए हम लोग विधान परिषद में पहुंचे और अपनी बात उस सभा में रखें और सरकार को बाध्य करें जो यह लड़ाई या अधिकार जो है हमें मिलना चाहिए। ऊपरी सदन में बैठे हुए लोग नीचे के लोग को कोई ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमारे लिए कोई न दुश्मन है और न कोई हमारा हित है। हम अपने पंचायत प्रतिनिधि, जो पंचायती राज की जो सपना मैंने सोचा है, उसी सपना के तहत हम लोगों ने बिहार में 24 सीटों पर ऐलान कर किया है। और जैसा कोई भी पार्टी हमें सम्मान और अधिकार देगी, हम उस पार्टी के साथ आगे विधानसभा चुनाव में रहेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। अगर सच में वे चुनाव में उतरते हैं तो सियासी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि सीधे जनता से जुड़े होते हैं और जनता के मन में उनके लिए गहरा लगाव होता है। वे जीते या ना जीते, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। उनके जीत पर संशय इसलिए है क्योंकि अभी तक उनका कोई एजेंडा तय नहीं है। वो चुनाव में जाने की भी बात कह रहे हैं और किसी भी पार्टी को समर्थन देने की बात भी कह रहे हैं। मतलब अपने लक्ष्य को लेकर वो खुद कंफ्यूज हैं। जब कंफ्यूजन हो तो बड़ी लड़ाई कैसे जीती जा सकती है? पुरवैया डीएनए में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौटें।
अलग झारखंड राज्य गठन को 14 साल हो गए हैं, लेकिन इन 14 सालों में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक सिविल सेवा स्तर की सिर्फ 4 परीक्षाएं ही ली गई हैं और जो भी परीक्षाएं ली गई हैं वो विवादों से नहीं बच पाई हैं। 5वीं सिविल सेवा की परीक्षा भी पिछले 2 सालों में पूरी नहीं हो पाई है, जिससे अभ्यर्थियों में घोर आक्रोश है। 5वीं सिविल सेवा की पीटी के पास 3,798 विद्यार्थी अब आंदोलन की मूड में हैं। वहीं इन सब से दूर झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग का कहना है कि शुरुआत की 2 परीक्षाओं को छोड़ दे तो बाकी जितनी भी परीक्षा हुई है वो सभी विवादों से दूर और कदाचार रहित हुई है। कुछ परीक्षाओं का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हमारा इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। जहां तक पिछले 14 वर्षों में 4 ही परीक्षा होने की बात है, तो सरकार द्वारा हमारे पास जितनी नियुक्तियां आएंगी उतने का ही हम परीक्षा ले सकते हैं। 5वीं की बात करें तो इसमें पीटी का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार की ओर से आरक्षण नीति और कट ऑफ मार्क्स में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये मामला कोर्ट में है। जहाँ तक देरी होने का प्रश्न है तो ये पाइपलाइन में है और हमारा उम्मीद है कि नई सरकार आई है, नई सरकार इस पर तुरंत डिसीजन लेके हमको कम्युनिकेट कराएगी और हम 5वीं का परीक्षा ले सकेंगे। और इसी के साथ फिलहाल पुरवैया डीएनए में इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए पुरवैया सिटी में आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।